अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, बड़े बड़े मैचेस, बड़े बड़े रिजल्ट्स, बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला है आज। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया। मैंने कहीं खबर पढ़ी अपसेट है, इट्स नॉट एन अपसेट। ये अपसेट कैसे हो सकता है? जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप्स में ऑस्ट्रेलिया की जानी दुश्मनी रही है अक्सर व बेशतर। रिकॉर्ड बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, दूसरा टेस्टिंग नेशन रही है। ये कैसे हो सकता है आप अपसेट कह दें? इस टीम को बने हुए भी 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। अब ये अपसेट वगैरह कहना ये गलत है। जिम्बाब्वे आप ये ज़रूर कह सकते हैं डिस्टर्ब टीम ज़रूर है, लेकिन मिनोज में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होती। ये यूएसए करती, नीदरलैंड करती, नमीबिया करती तो मैं कहता भी कि ये अपसेट है। जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और सिकंदर इज़ डूइंग एक्सीलेंट जॉब और पूरी टीम उनकी बहुत एक्सीलेंट जॉब कर रही है। तो बड़ा मज़े का मैच हुआ। 2 सुपर ओवर भी देख लिए इसी वर्ल्ड कप में हमने, ये भी देख लिया और एक टाइटन मैच यूएसए का देख लिया हमने इंडिया के साथ। इंडिया को नमीबिया ने भी टफ टाइम दिया। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट ये कह रही है कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक इस वक्त प्रेजेंटली इस वक्त जो सारी टीम्स हैं उनमें टॉपेस्ट स्पिन अटैक है। क्या ये स्पिन अटैक 15 तारीख के मैच में अटैक करने को तैयार है? क्या हम अपनी फुल एबिलिटी, फुल एजिलिटी के साथ ग्राउंड में उतरने को तैयार हैं? क्या हम समझते हैं या हमारी जो मैनेजमेंट है टीम की वो ये समझती है कि पाकिस्तान के पास जो एबिलिटी है उसकी यूटिलाइजेशन क्या होनी चाहिए? शाहीन शाह अफरीदी का रोल उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो ज़ाहिर मैच खेल रहे हैं। दूसरा बॉलर कौन होता है पेस के साथ, वो भी देखना होगा। मैं तो सलमान मिर्ज़ा के बहुत हक में हूँ, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि किसको मौका मिलता है। नसीम शाह बहुत इंथ्यूजियास्टिक होने चाहिए, महंगे तरीन बॉलर के तौर पे बिके हैं वो। PSL के ऑक्शन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बड़े महंगे बिके हैं वो। और जो लोग कह रहे हैं साइम अयूब, तो साइम अयूब ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी के पास थे, वो ट्रेड की रिटेंशन में उधर गए हैं, तो वो रिटेंशन हुई है। वो जो बिकने वाले प्लेयर हैं उसमें नसीम शाह ओपन बिड में थे, तो वो बड़े महंगे बिके हैं। इमाद वसीम को स्टार्टिंग में किसी ने नहीं लिया, बाद में ले लिया, और बहुत सारे प्लेयर, शाहनवाज धानी वगैरह। हम ज़रा इन सब पे बात करेंगे और थोड़ी थोड़ी बात, चूँकि इंडिया पाकिस्तान का मैच करीब है तो बहुत तकलीफ़ है भारतीयों को। और मैं अश्विन को एक बहुत अच्छा बॉलर के साथ साथ एक बहुत अच्छा एनालिस्ट मानता हूँ। अश्विन ने उस्मान तारिक के बारे में डिबेट को एंड कर दिया और बहुत टेक्निकल एनालिसिस उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इससे डरने की बैट्समैन को ज़रूरत नहीं, जो डर के आप कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको फेस करना सीखें। और उसने जो लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, उस्मान तारिक बहुत सही बॉलिंग कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस पर बात करने की। वो खेल गए पहला मैच भी, कमाल की बॉलिंग की है। अब जो डर रहा है वो डरता रहे। तो कार्लोस ब्रैथवेट के बारे में एक गलत और फेक प्रोपेगेंडा वो तो सारे ही करते हैं। मैंने कल राजीव शुक्ला का ओरिजिनल भी चलाया था और AI एडिटेड भी चलाया था हमने, तो उनके तो गले ये पड़ा हुआ है कि उनका BCCI का हेड बेचारा कहता कुछ है, बाद में एडिट करा के खुद ही अपनी एक वीडियो लगा देता है जो किसी चैनल ने लगाई, उनके अपने चैनल से जो लगाई वो अलग है। तो ये हाल है वहाँ का। कार्लोस ब्रैथवेट ने बाकायदा रिपोर्ट कर दिया है फेक इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट इन डिसइंफो लैब के अकाउंट्स को। हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मुश्तबा सन्नी हमें ज्वाइन किया। मुश्तबा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े शानदार डायनामिक काफ़ी सारी खबरों के साथ। और उरूज नवाज़ खान क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, अपना भी शो करती हैं बड़ा ज़बरदस्त। और हमारे साथ फ़हद लियाकत मौजूद हैं, रेगुलर हिस्सा भी हैं हमारा, साबिक क्रिकेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। पहले ज़रा कार्लोस ब्रैथवेट पे बात करनी है मुझे। मुश्तबा, अभी बड़ा ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ, कार्लोस ब्रैथवेट की भी एक फेक कमेंट्री सबकी चलाए जा रहे हैं। और मज़े की बात है, आप ये देखें, केविन पीटरसन के नाम से भी चला दी थी। मैंने पूरा केविन पीटरसन छाना, एक मैसेज उनको किया ट्वीट पे, उन्होंने कहा भाई ये कुछ नहीं है, ऐसा फेक है, दैट्स फेक। तो ये तो शर्मिंदगी की बात है इन सब के लिए। देखिए, इस साल से हटके अगर हम देखें तो कल परसों एक न्यूज़ चली थी उस्मान तारिक पर भी ICC के नाम से कि ICC ने उस्मान तारिक को बैन कर दिया, और ख़ास तौर पर उसमें मेंशन था कि इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। तो और अगर ये होता तो ICC हमेशा से ये कहता कि वो टिल फर्दर नोटिस वो बॉलिंग नहीं करा सकते, लेकिन जब इंडिया का लिख दिया गया तो नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। तो वहाँ पर मेरे भारतीय जो है वो अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं। फिर कल ब्रैथवेट ने भी उनको बता दिया कि कैसे आप सोशल मीडिया पर काम कर सकते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान में चलता है, हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की सोशल मीडिया जो है उस पर बेलगाम है, जो आप दिल करता है वो बोल देते हैं और किसी के नाम के साथ कुछ भी अटैच कर सकते हैं।
तो बड़ा अच्छा स्टेप है ब्रेथवेट की जानिब से। कहीं ना कहीं भारतीय जो सहाफ़ी हैं या भारतीय जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं जिनको कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, जो भारत को ऑनलाइन जितवा रहे हैं इस वक्त, या कह रहे हैं कि उस्मान तारिक को बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाकिस्तान इस तरह कर देगा। वो तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम अगर वर्ल्ड कप नहीं खेलती है तो इतना जुर्माना हो जाएगा, और वही भारतीय BCCI के चेयरमैन हो नहीं जाएगा आपको यार, मुझ तो क्या हो गया है, बस उसके रिलीज करने वाले तो बांग्लादेश को ये हो जाएगा। बिल्कुल, ICC के जो सदर है, जो भारतीय सदर है, उन्होंने ही फिर एक नुमाइंदगी भेजे पाकिस्तान में और उनको मनाया, पाँव में पड़ के मनाया। तो ये सारी चीज़ें एक तो भारत वो सोशल मीडिया पे कर देता है और बाद में खुद ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि ऐसा कुछ सच्चाई नहीं होती। उनको खुद भी पता होता है कि इसमें सच्चाई नहीं है, और बस वो कहते हैं ना कि जैसे हमारे एक ट्रेंड चल गया था कि पॉलिटिक्स में कहते हैं कि वोट भी देनी है और नहीं देखना कि कौन है आगे। तो इसी तरह भारत भी ये देखता है कि सही बात है, हमने बात कर देनी है, ये नहीं देखते कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर कौन देखेगा, उसको कौन यकीन अच्छा, इसमें ऐड करें, ये जो विक्रांत गुप्ता साहब जो कहानियां टोल रहे थे वो सारी फेक निकली। अच्छा, वो उनको बड़ी बेइज्जती। आज उस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस, और बड़ी अच्छी बात यह कि इंटरनेशनल क्रिकेटर ने बोला ईशान किशन वाले मामले पे वो आउट था, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी को टेम्पर किया गया पूरी दुनिया, आज वो भी कह रहा है विक्रांत गुप्ता कि ऐसे चीटिंग से जीतना इंडिया के लिए बड़ी बेइज्जती होगी। देखिए 2011 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, जब तेंदुलकर आउट हुए थे सईद अजमल की बॉल पर, और बाद में कई भारतीय एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा था कि ये कैसे डाइवर्ट हो गया। अंपायर देखा था गेंद कैसे मोड़ी गई, इवन के अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर था वो भी हैरान था कि कैसे हो सकता है कि बॉल मैंने देखे बिल्कुल मैंने इतनी मुड़ती नहीं देखी, देखिए आपने मोड़। तो ये एक चलता आ रहा है, भारत हमेशा से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर क्रिकेट को ख़राब कर रहा है। फिर इसको मैं अब क्या कहूँ, मतलब नमीबिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या करते हो। डर गए थे ना दुनिया के सामने, खुद ही मुझे अभी बता रहे थे कि 170 तक गई है टीम। बिल्कुल, नमीबिया की जो बैटिंग थी बड़ी अच्छी स्टार्ट लिया। भारत के खिलाफ 10 ओवर में 84 रन बनाए थे, और सिर्फ मैच उसके 2 आउट थे। उसके बाद वो क्योंकि एक एक्सपीरियंस की कमी है और वहाँ पे नीचे आगे जब एक आउट हुआ तो फिर आप देखते हैं कि पूरी टीम जो है वो ढेर होगी। लेकिन उस ओवरऑल अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें नमीबिया की, इंडिया के खिलाफ, फिर USA की जैसी परफॉर्मेंस देखें, इंडिया के खिलाफ जैसे उन्होंने पहले 6 आउट कर लिए, तकरीबन 80 रन से भारत के 6 आउट कर लिए थे। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इतवार को पाकिस्तान का जो है मैच इंडिया के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करता है, आगे करेंगे मुस्तफा, ये तो बड़ी मजे की डिस्कशन है, ये तो हम आगे करते। फाद साहब, ये जो फेक न्यूज प्रोपेगेंडा के खिलाफ आपने भी अलम उठा रखा है, काफी बात कर रहे हैं आप मुख्तलिफ चीजों पर। अब वो उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर जरा हमें क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, चूंकि आप क्रिकेटर हैं, खुदा पूरे शानदार लेवल की क्रिकेट खेल चुके, तो हमें बताएं जरा ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अश्विन ने उसको निगेट किया है, अश्विन ने कहा बिल्कुल ठीक बॉलिंग कर रहा है। जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात पता है क्या है, इंडियन मीडिया जो है वो तो बरसों से, डिकेड से मशहूर है, कई सदियों से, कि एक झूठा नैरेटिव पेश करने वाला मीडिया है। जब से गोदी मीडिया स्टार्ट हुआ है, ऊपर से ये जो AI टेक्नोलॉजी आ गई है, ये अब ऐसे ही है जैसे बंदर के हाथ माचिस आ जाए तो कहते हैं पूरे जंगल को आग लगा देगा। वेरी वेल सेड, ठीक है। तो बेसिकली आग जो लगा रहे हैं वो अपने जंगल में लगा रहे हैं, हमारा उससे कुछ भी नहीं जाना। हर मौजू के ऊपर खुद ही बेइज्जत हो रहे हैं। पहला भी जो इशू हुआ हमारा, उसके ऊपर इन्होंने कितनी बातें की कि जी हमारे पे फाइन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हम मान गए। जब हम मान गए तो उसके ऊपर हरभजन सिंह जैसे बंदे पे मुझे बड़ा अफसोस है कि यार तुम एक पंजाबी आदमी हो, और पंजाबियों के अंदर ना थोड़ी बहुत इंटेग्रिटी और डिग्निटी होती है, तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। और हरभजन के माने, मैं एक पंजाबी का वर्ड वैसे वो उर्दू में कहने में मुझे उतना मजा नहीं आता, वो ना जहल आदमी है, उसको क्रिकेटिंग नॉलेज से ज्यादा ना, मैं आपको फैक्चुअल बात बताऊं, उसको क्रिकेट पे बात कर, उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी पाकिस्तान ने, हमेशा दी। शोएब अख्तर उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, और लेकिन ना वो बेचारे क्या करे, इरफान पठान और वो सुबह उठ के प्रूफ करते हैं कि हम इंडियन है, बस इतनी सी बात है। नहीं तो वो देखे ना, हम भी तो यहाँ बैठे हुए होते हैं ना, मुझे भी 1 साल हो गया है, मैं 300 से ऊपर शोज कर चुका हूँ। मैंने तो कभी अपने मुल्क को लेके इस तरह की बात नहीं की जिसकी कोई बेस ही ना हो, जो कि लोग मेरी हमारी हैबिट, हमारी नेचर, हमारी मतलब मेरे फैंस ने कभी मुझे गाली नहीं निकाली, मेरे फैंस ने कभी ये नहीं लिखा कि ये बंदा बाइस्ड बात कर रहा है। अच्छा, उसके हरभजन के फैंस ने पता क्या लिखा हुआ था, बड़ी मजे की बात है, उसके कई फैंस ने लिखा हुआ था
जब हमारे लोग कमेंट कर रहे थे तो उनके फैंस ने लिखा कि इस बंदे को तो हम सीरियस नहीं लेते, आप सीरियस क्यों ले रहे हैं? ये देखो, ये तो क्रेडिबिलिटी है इनकी यार। सही बात, बहुत ये अच्छे, क्या ये अच्छा बोलेंगे मेंशन क्रिकेट के किया। ऊपर? मतलब 15-20 साल आपने क्रिकेट को सर्व किए हैं यार। मैं तो कहता हूं कि आप ऐसे एनालिस्ट बनने से बेहतर है आप किसी कोचिंग साइड पे चले जाओ, कोई और जाके काम करो। कि पैसे लेके टीवी पे झूठ बोलने से कभी किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं बनी आज तक। अच्छा फहद, ना ये बन जो आप सकती है। वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम जरा उस्मान तारिक की बात करें। अश्विन ने कहा 15 का एंगल जो है लीगैलिटीज में वो ओके है, मैंने खुद देखा। उसने कहा जी अब वो पॉज लेता है, उसमें आईसीसी का कोई कानून कुछ नहीं कह रहा है, उसने कहा वो लीगल है। तो आपको प्रॉब्लम ये है कि वो पॉज लेता है तो आपका बैट्समैन पॉज ले ले, अगर आपके बैट्समैन को खेलना आता है तो। बड़ा अच्छा उसने कहा आप ले लें पॉज। मुझे बात सुने, एक इंडियन क्रिकेटर्स ने ना, स्टीवन गवास्कर ने और एक सीनियर था, उन्होंने पता क्या लिखा, ये वरिंदर सहवाग ने, कि जी ये बैट्समैन को देख के बॉल करता है। जी हाँ, वो यानी कि मैंने देखा। कितनी स्टूपिड बात है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कई बैट्समैन बॉल डिलीवर होने से पहले अपने स्टांस को चेंज नहीं करते Yes. हैं, अपने आप को मूव नहीं करते हैं, यस करते हैं। अपने आप को पॉज नहीं कर लेते हैं। तो जब बैट्समैन ये कर सकता है तो सेम गोज विद द बॉलर, बॉलर भी Excellent. पॉज ले सकता है। फिर एंगल की जहां तक आपकी बात है, उसकी बेचारे की बोन में जो है एल्बो के अंदर डबल एल्बो है उसकी जी, डबल एल्बो है। मैं तो आपको अगर देखा हो, वो उनकी लाइफ का पहला इंटरव्यू मैंने किया था उस्मान तारिक के, यहाँ मेरे स्टूडियो ही आए थे। तो वो खुद उन्होंने इसको सबके सामने, आप सब जानते हैं, उन्होंने बल्कि मुश्तबा थे वहाँ, उन्होंने इसको एक्लेम किया, बड़ी बात है उनकी भी है। लेकिन मैंने उनको देखा था उसी वक्त, मैंने उस वक्त कहा था उनसे, उन्होंने कहा मेरी डबल एल्बो, और वो ठीक है। जब वो प्रॉब्लम आता है तो मुरलीधरन के साथ था ये प्रॉब्लम। नहीं सर, डबल एल्बो के बाद आईसीसी ने 7 किस्म के उसके टेस्ट ले चुका हुआ है। बिल्कुल, तो वो क्लियर है उन टेस्टों में, तो बॉलिंग कर रहा है ना। बिल्कुल 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 सही बात है। उसके टेस्ट उन्हीं लेबोरेटरी से हुए जो आईसीसी की वेरीफाइड लेबोरेटरीज है। अच्छा बहुत अच्छा, इस पे जरा उरूज आपका व्यू चाहिए दोनों चीज़ों पे। एक जो कार्लोस ब्रेथवेट ने बहुत अच्छा किया और वो फ्रंट पर आया, उसने कहा भाई जो बात मैंने की नहीं, जहाँ हुई नहीं, फेक इन्फॉर्मेशन फैला, तो खैर वो है ही फेक पूरे इंडिया। बिल्कुल। ये जो अभी सारी जो मेरी डिस्कशन हुई है, सबसे पहले उस्मान तारिक पे जो डिस्कशन और बातचीत हो रही है, जब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम में उन्होंने खेला है, उस वक्त से लेकर अब तक जो डिस्कशंस हो रही हैं, और जिस तरह आप सब मैं आप सबकी बात सुन रही थी, और रियलिटी यही है कि सारी इन्फॉर्मेशन उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पे, उस्मान तारिक की जर्नी पे, कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे उन्होंने अपना नाम बनाया है पाकिस्तान की लीग्स में, और फिर उन्होंने रिप्रेजेंट जब PSL में जब उन्होंने खेला 2024 में, तो उस वक्त वो पब्लिक आई में आए थे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कि वो जो उनकी एल्बो में डबल जॉइंट्स हैं, इसलिए उनके लिए आर्म बेंड करना थोड़ा मुश्किल है। उनके जो ये जो पॉज है, ये नेचुरली आया था, उनने इस पर कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं की। दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल वे दैट ही बॉल्स। उनके पास 3-4 वेरिएशंस हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। उनका जो पॉज है वो हमेशा इस तरह रहेगा, क्योंकि इस तरह वो बॉल करेंगे तो वो कंफर्टेबली अपनी वेरिएशंस को डिलीवर कर सकेंगे। ये सब कुछ उन्होंने इंटरव्यूज़ में बताया हुआ है, ये सब कुछ पब्लिकली PCB ने इसके ऊपर बातचीत की हुई है, वेरियस प्लेयर्स इसके ऊपर बात की हुई है, उनकी टीम कोटा ग्लैडिएटर्स ने इसके ऊपर बात की हुई है कि इन सारे सवालों के जवाब आउट देयर इन दी ओपन हैं। कोई भी चीज़ छुपाई भी नहीं है उस्मान तारिक ने या उनकी टीम ने किसी से। तो अगर आप थोड़ी सी बेसिक रिसर्च कर लें, पढ़ लें इस प्लेयर के बारे में, बात करने से पहले, उस्मान तारिक ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि वो डू नॉट you have to have some knowledge, you have to do your research before you come out here and make some bold claims about a player that you don't know. और मैं मजे की बात कहूँ, उस्मान तारिक एक वेल एजुकेटेड, ये तो सबको पता है, उसको पता है। वो वेल एजुकेटेड का मतलब है वो ये सारी चीजें जानता था। बिल्कुल, इसीलिए उसने बॉलिंग एक्शन भी तब्दील नहीं किया, क्योंकि उसने फिर क्लियर करवा लिया। बिल्कुल, लेबोरेटरी एक बार नहीं 2 बार जी। तो इस लिहाज से ये वापस कार्लोस ब्रैथवेट की जो कंट्रोवर्सी उस पर आ जाता है डायरेक्टली, कि जो लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए, और वो पॉजिटिव व्यूज़ हों, नेगेटिव व्यूज़ हों, हेट व्यूज़ हों, वो सिर्फ उस रीज़न के लिए वो अपने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट कर देते हैं विदाउट डूइंग द रिसर्च। कोई आके कोई फेक कोट दे देगा किसी वेल नोन कमेंटेटर के बारे में कि इसने इस प्लेयर के बारे में ऐसी बात की है पब्लिकली, और वो ऐसे पोस्ट करते हैं। उसको जो लोग रिसर्च नहीं करते उसको पूरा यकीन करते हैं, और फिर इस तरह एक फॉल्स प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। जो लोग रिसर्च करके कहते हैं कि झूठ बोल रहा है, तो ये या तो वो उसको कॉल आउट कर रहे हो फॉर लाइज, या उससे एग्री कर रहे हो कि इस बंदे ने ये कहा था इसके बारे में, तो उसको बैन कर दें। इससे इनको व्यूज़ मिलते हैं, और इन व्यूज़ के लिए स्पेशली सर्टन एक्स अकाउंट्स जो हैं वो पता नहीं कब से इस तरह कर रहे हैं। ये एक ऐसी इशू है, ये नवरूज, इसके अलावा इन्हें आता क्या है मुझे बताएं।
पहले तो लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था उन्होंने, वाह हम भी खुश। मुझे तो पहली बार पता चला लाहौर में, मैं बाकायदा देखने गया बंदरगाह, मैंने कहा भाई मुझे पता होना चाहिए ये बंदरगाह हमसे क्यों छुपी हुई थी आज तक, और पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था, इनको पता था। तो वो तो सबको पता है कि इनके क्या हालात हैं बेचारों के। वो अफगानिस्तान के अंदर 5वां जो एक उसका फ्लोर था होटल का, वो भी नहीं पता था, जो था ही नहीं। उन्होंने होटल कह रहा है हमने नहीं बनवाया, इसने कहाँ से बनवाया। ये तो हालात उनके हैं। ये आईसीसी से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे अंदर जो मीटिंग्स हो रही हैं कि सैंक्शंस होंगे सर्टन बोर्ड्स को निकाला जाएगा वो मीटिंग से, और वो है बस ऐसे ही इनका फेक प्रोपेगेंडा, फाइन्स होंगी। अब आप देखिए ना क्रिकेट को कितना गंदा करने के बाद अब कितनी शर्मिंदगी उठा रहे हैं कि मैं ज़रा इस पर, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्रिकेट इससे अलग नहीं। मुस्तफा हम कहते थे पॉलिटिक्स से क्रिकेट को अलग करें, हम तो कहते हैं आज भी, कब से कह रहे हैं? हाँ, और हमने जो अभी किया यानी इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला वो पॉलिटिक्स से पाक करने की वजह से दोबारा हमने ये फैसला, औकात उनको नजर आ गई उनकी, लेकिन हमने तब खेला जब आपने बांग्लादेश की बात मान ली। हमारा तो प्रॉब्लम ही नहीं था ना, हम तो कहते थे बांग्लादेश की बात मानो, हमने पाक कर दिया। पर क्या आने वाले दिनों में चीजें कुछ डिफरेंट देखेंगे मुस्तफा? हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट ने सियासत को बिल्कुल हरा दिया है क्रिकेट से, और नॉर्मलाइज कर दी चीज़ों को दोबारा एक मरतबा फिर से दोबारा। जैसे एक रिसेंट में हम पहले पास्ट में हम देखते थे क्रिकेट होती थी, हम सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करते थे, तो हमने एक दफ़ा फिर उनको बता दिया क्या कर सकते हैं और वो क्या किया उन्होंने। हमने अपना उनको पीक दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। जब वो घुटने पे आए हैं, जो हाथ नहीं मिलाए थे वो पाँव पे आए हैं, तो उसके बाद से अब उनको पता तो चल जाना चाहिए असली तौर पर कि क्रिकेट को क्रिकेट तक रखेंगे तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और इंडिया के लिए भी अच्छा है, और आईसीसी वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट्स के लिए भी अच्छा है। आईसीसी को भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो पाकिस्तान के बगैर आईसीसी इवेंट्स नहीं चल सकते। बांग्लादेश को उन्होंने नॉकआउट किया, आईसीसी इवेंट चल रहा था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने इनकार किया तो आईसीसी के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने फिर फ़ौरन से ये सारी बातें शुरू कर दी कि मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा, क्रिकेट का नुकसान होगा, वर्ल्ड कप का नुकसान होगा। फिर उन्होंने आईसीसी को विद इन एन और वो प्रेस रिलीज भी जारी करनी पड़ गई कि पाकिस्तान नहीं होगा तो जितने भी मदाह पाकिस्तान के जो मैच देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान का, तो क्या बांग्लादेश के मदाह जो मैच ही देखना चाहेंगे? बांग्लादेश के फैंस नहीं है कि जो पूरे दुनिया में है, बांग्लादेश का एक बड़ा फ़ैन बेस है, बड़ा व्यूअरशिप है, तो उससे नुकसान नहीं होगा क्या क्रिकेट को? तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो पाकिस्तान ने एक मतलब फिर से सियासत को निकाल दिए क्रिकेट से और चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मलाइज करके एक मतलब फिर बॉल भारत के पास भेज दिए कि अब आप क्या करते हैं, पास्ट जो हो गया उसको भूल जाए, आगे चले, हमने क्रिकेट खेलनी है, हम क्रिकेट खेलेंगे आपके साथ और ऑन द फील्ड हम जवाब देंगे जो भी खेलेंगे। ठीक है, जब इंडिया आएगा तो हम भी जाएंगे, नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, ये बात तो पहले से तयशुदा है। लेकिन उसके बाद उसके अलावा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बहाल रखते हुए अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो वी आर रेडी टू प्ले। और देखा हमने कि बड़ा अच्छा स्टांस लिया मोहसिन नकवी साहब ने पहले, फिर जब आईसीसी पाकिस्तान आया, पाकिस्तान ने अपने मुतालबे बांग्लादेश के जितने भी मुतालबे थे वो सामने रखे, और इवन बांग्लादेश के जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड वो यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इस फैसले कल के कोई आईसीसी या भारत को ऐसी प्रोपोगेंडा ना करते कि बांग्लादेश उस मीटिंग में था ही नहीं, बांग्लादेश को तो बस लॉलीपॉप दिए गए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बांग्लादेश के जो चेयरमैन वो खुद अपनी उनकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में पाकिस्तान का जो रोल था, खासतौर मोहसिन नकवी साहब का जो रोल था, बड़ा पॉजिटिव रोल था, और क्रिकेट को बचाकर उन्होंने सियासत से अलग करके एक मरतबा फिर भारत को बता दिया कि पाकिस्तान जो चाहता है वो कर भी सकता है। और 9 मई का वाक़या आपके सामने इसमें, हाँ अच्छा सॉरी मैंने बात काटी, ये पूरी भी एक इसमें ऐड करें। आप समझते हैं मुस्तफा बतौर जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल नेशनल सारे मैचेस को हम सारे कवर कर रहे होते हैं, आपने जो सारी चीज़ें नोटिस की होंगी, इसमें रोक लग गई है अगली दफ़ा के लिए? देखिए, भारत को रोक लगाना आसान काम नहीं है। अभी देखिए सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल, पाकिस्तान पहले कहते थे पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो सैंक्शन, आप कहते हैं पाकिस्तान आ गया, बिल आखिर आ गया, पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उनका मुंह इसलिए नहीं बन रहा, हिंदुस्तान टाइम्स ने खुद लिख दिया कि सारी डिमांड एक्सेप्ट की गई जिसके बाद आया पाकिस्तान। देखिए तो मसला ही नहीं है, ये अभी वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि अगले जो वर्ल्ड कप है या अगला आईसीसी इवेंट है उसमें क्या सिनेरियोज है, कि एक मतलब फिर बांग्लादेश और भारत का जो बाइकआउट है वो चलता रहेगा, बायलैटरल सीरीज होंगी नहीं होंगी, पाकिस्तान की तो चलो नहीं खेला, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया की तो बायलैटरल सीरीज होती रही है पहले भी, तो क्या वो जारी रहेंगी? ये सारा सिनेरियो अगर भूल के आगे चलते हैं तो क्रिकेट के लिए अच्छा है, और अगर नहीं चलते हैं तो फिर एक मतलब फिर भारत को कोई भी आईसीसी इवेंट आएगा, खासतौर पर ओलंपिक्स में उनको बड़ी मुश्किल आएंगी क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी एथलीट्स होंगे वो नहीं जाएंगे,
बांग्लादेश के एथलीट्स नहीं जाएंगे, फिर आगे वर्ल्ड कप आएगा इंडिया में या आईसीसी कोई भी इवेंट आता है तो वहाँ पे भारत को एक मतलब फिर मुश्किल होगी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, उसका सारा बैकग्राउंड देखते हुए भारत को इस दफ़ा जो सबक मिला है मेरे ख्याल से असूली तौर पर करना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह का भारत मुल्क है, जिस तरह के लोग हैं वहाँ के, जिस तरह के सहाफ़ी हैं और जिस तरह के वो सोशल मीडिया अपने एक्सपोज कर रहा है अपने आप को, तो मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा अपने खोदे गड्ढे में खुद ही गिर रहे हैं जी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है इस पर भी बात करेंगे। वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हो रहा है, तब्दीलियां हैं। इंडिया का टाइट मैच यूएसए नमीबिया से हो गया, पाकिस्तान ने एक मैच बड़ा टाइट खेला, दूसरा बहुत इजी खेला, बहुत अच्छा किया और उस इजी मैच में सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। शादाब ने भी डाला, बाबर आजम ने भी डाला, साहिबजादा फरहान ने भी अपना हिस्सा डाला, बॉलिंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अब हमें आगे 15 पर भी बात करनी है, ज़रा पीएसएल पर उससे अगले हाफ में बात करेंगे, लेकिन आकर ज़रा क्रिकेट की बात होगी और ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच को एनालाइज करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, ज़रा मैच को एनालाइज करेंगे। बड़ा मज़े का मैच हुआ, सारे हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े फिट तरीके से ये मैच खेलना था, लेकिन हुआ क्या, मुजर रबानी की कमाल की बॉलिंग और ब्लास्टिंग मुजर रबानी यानी बरकत भाई ने कमाल की बॉलिंग कर दी और 4 विकेट्स उन्होंने ली, ब्रैड ने 3 विकेट्स ली, मैच वहीं ख़त्म हो गया था, 146 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और ये चीज़ देखने की होती है, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग इक्वली काम करे तो 170 पर भी मैच को जीता जा सकता है इन विकेट्स पे, जिन विकेट्स पे दोनों जगह पर ये मैचेस हो रहे हैं। फहद, मैं चाहूँगा ज़रा पहले आप इस पे हमें कमेंट करें। जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया को, अब पहले तो उन्होंने बैटिंग इतनी अच्छी की, सारों ने अपना अपना हिस्सा, सिकंदर ने 25 रन डाले लेकिन सही जगह पर अपना हिस्सा डाला, एक प्लेयर ने 50 की, बहुत अच्छे तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले तो बैटिंग बड़ी अच्छी की और सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए। क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को, स्टोइनिस ने 1 विकेट ले ली, कैमरन ग्रीन ने ले ली। इशरान भाई देखिए, मैंने आगे भी प्रोग्राम में उस दिन आपके साथ बात की थी कि जो T20 क्रिकेट है ना, इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर जो है बहुत कम होता है और इसके अंदर आपको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आप अक्सर देखते हो कि बड़ी टीमें जो हैं वो छोटी टीमों के आगे फंस जाती हैं। जिस तरह हमारा नीदरलैंड के साथ जो मैच था वो काफी मुश्किल में चला गया, अगर फहीम वो इनिंग्स ना खेलता तो यही चीज हमारे पे भी आ जानी थी। बेसिकली क्रिकेट में आप वनडेज हो, टेस्ट मैच हो, जहां पे भी आप रिलैक्स हुए, यू गोना लूज द प्लॉट, यू गोना लूज दैट मोमेंट एक्चुअली। और एक छोटी छोटी मोमेंट जो है दैट कैन चेंज द रिजल्ट ऑफ द मैच। ये सारे क्रिकेटर्स को एक्चुअली समझने वाली सिर्फ बात है। अब कल का मैच देखें, अगर नबीमिया थोड़ा सा इंटेलिजेंटली, वरुण जो उनका स्पिनर है, हर बॉलर को हिट नहीं मार सकते हो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। मुझे तो समझ नहीं आती सारी टीमों ने एनालिस्ट किस चीज के रखे हुए, ये बैटर के साथ और बॉलर के साथ बैट्समैन के बारे में डिस्कस करेगा बैठ के। अगर वो कल वरुण को इंटेलिजेंटली खेलने थे, देखे एक एंड से जब आप 10-10, 12-12, 15-15 स्कोर कर रहे हो एक ओवर में, तो अगर आपको पता है कि यार ये टफ बॉलर है तो आप उसको 6-7 स्कोर भी कर लोगे और विकेट सेव कर लोगे। दैट इज एक्चुअल प्लानिंग फॉर द T20। और जो टीम्स इस प्लानिंग पे चलती हैं वो मैच जीत जाती है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उस दिन वेस्ट इंडीज की, जो मैं बोल रहा हूं, वेस्ट इंडीज उसी प्लानिंग पे खेला उस दिन और वो मैच जीत गया इंग्लैंड से। सो ऑस्ट्रेलिया मुझे थोड़ी सी रिलैक्स लग रही थी और जितना भी मैंने मैच देखा है, क्योंकि जुम्मा था, मुझे वो रिलैक्स लगे हैं और ये अच्छा हुआ है। क्योंकि अगर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो फिर सबके कान खड़े हो जाते हैं, सारे जरा होश में आ जाते हैं कि यार ये जिम्बाब्वे अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो फलानी टीम हमें भी हरा सकती है। मुझे कल बड़ी उम्मीद थी जिस तरह से नमीबिया ने स्टार्ट किया और मेरा दिल था कि यार आज ये इंडियंस को जो है ना एक दफा मजा चखा दें, लेकिन वो मतलब मिडल ऑफ द इनिंग्स जो है ना वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सके हैं बेसिकली। एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है फहद, एक्सपीरियंस की वजह से, एक्सपीरियंस होता ना इंटरनेशनल का इस तरह का, बड़ा अच्छा आपने एनालाइज किया है सारे मैच को। उरूज आप तो देख कर आई, जरा बताएं ना। और मुजर रबानी, मैं उसको हमेशा प्रेस करता हूँ, वो टीम नहीं देखता, वो अपनी स्किल देखता है और क्या स्किल है उसकी, कमाल बॉल है, हाइट का फायदा उठाता है,
PSL खेला, बड़ी कमाल खेला, दुनिया में जहाँ खेलता है बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है और सही बात है, वो अपने नाम की तरह ब्लेसिंग ही है अपनी टीम के लिए। वो बिल्कुल वो ब्लेसिंग है अपनी टीम के लिए, और वो नेचुरली इतना वो गिफ्टेड है, उसके पास जो हाइट है उसको बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता है। और उसने जो उसका बॉलिंग स्पेल था, उसने 4 विकेट्स ली, आई थिंक 4 for 25 उसने ली अगेंस्ट द माइटी ऑजीज, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव। 17 और उसने 4 for 17 ओनली, 17 रन्स 4 विकेट्स। एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की, उसकी लाइन एंड लेंथ इतनी एक्यूरेट थी, जो वो अपने बाउंस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है। श्रीलंका में जिस तरह की पिच थी, उसमें इफ यू कैन एक्सट्रैक्ट बाउंस, वो जो ब्लेसिंग ने किया तो वो जिम्बाब्वे का एक्स फैक्टर बन गया। उसने ही वाज द विकेट टेकर। बाकी सब ने बस ये कोशिश करनी थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत एक्सपेंसिव ओवर्स वो नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा रन नहीं कर सके। अच्छा, एक चीज इसमें ऐड करें, हमेशा कहते थे, मैंने जितने पेसर्स से सुना, हमने जितने पेसर्स के साथ काम किया, बड़े बड़े पेसर्स जिनसे मैं पूछता हूँ, अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले मोहम्मद अब्बास भाई थे हमारे साथ, तो मैं वो कहते हैं हमेशा कि ये भी ना पार्टनरशिप का गेम है, 2 बॉलर्स की जोड़ी बनती है जैसे बैट्समैन की बनती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बैट्समैन और की जोड़ी होती है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, इसी तरह बॉलर दोनों। उन्होंने वसीम वकार की, आज ब्रैड ने पूरा सपोर्ट किया मुजर रब्बानी को, 3 विकेटें वो ले गया 23 रन पे 17 पे, वो तो मैच तो वहीं तकरीबन पलट गया था। ये इनके 2 बॉलिंग पार्टनरशिप्स के विकेट टेकर्स ब्रैड और ब्लेसिंग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और उनको सपोर्ट कर रहे थे उनके फील्डर्स। जितनी तारीफ की जाए जिम्बाब्वे की फील्डिंग की वो कम है। एक पीरियड था जब उनने स्ट्रैंगल करना था उनने ऑस्ट्रेलिया को, उनको पता था कि आई थिंक जब ग्लेन मैक्सवेल और मैट रेनशॉ की जब पार्टनरशिप बनी हुई थी, तो उसमें उनकी कोशिश पूरी थी कि वो बाउंड्रीज या मैक्सिमम्स को स्कोर करें। बाउंड्री फील्डिंग जितनी अच्छी थी, वो होता है जो बाउंड्री कैचेस होते हैं जब आप वो नहीं कर सकते, तो टू मेक श्योर कि यू हिट द बॉल बैक इनटू द ग्राउंड, ताकि आप एटलीस्ट रन सेव कर सकें। तो 5 रन सेव कर रहे थे, 2 रन सेव कर रहे थे, वो जिस तरह वो डाइविंग कर रहे थे। और जो उनके कप्तान है सिकंदर रजा, आई एम श्योर कि वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस तरह की टॉप क्वालिटी फील्डिंग फ्रॉम देयर टीम। और वो अच्छा, कैचेस की आप बात करें, बंदे के बगैर ना क्रिकेट पूरी नहीं होती। मैं तो कोशिश करता हूँ जरा उनके नाम से निकल के कुछ और भी बात करूँ, रह ही जाता है। बाबर आजम बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, इस पूरे टूर्नामेंट में भी देखा, इससे पहले भी हमने देखा, और जिस तरह मुश्तबा मुस्कुरा रहे हैं ना, बाबर आजम ने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े। भाई माने बात प्लीज जो मानने की है। अच्छा, इस मैच पे थोड़ी और डिटेल बात भी करूंगा मैं, इंग्लैंड वाला जिक्र किया, अभी उस पर भी हम बात करेंगे। मुश्तबा, जिम्बाब्वे, मैं इसको अपसेट नहीं मानता, बड़ी अफसोस की बात लगती है मुझे जब कहा जाता है अपसेट। जिम्बाब्वे एक सेटल टीम है भाई, खेल रही है बड़े बड़े में, और कई दफा हरा चुकी है, पाकिस्तान को हरा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया को हरा, इंडिया को हरा, इसमें क्या है? अरसलान में मैं इसलिए आंसर रहा था कि जिम्बाब्वे को जो बाबर आजम कहते हैं ना जिम्बाबर, तो आज उसी जिम्बाब्वे ने माइटी इशू जो नंबर 1 टीम है उसको हरा दिया है। तो उनके जो नाकदीन है जो बाबर को कहते थे कि जिम्बाबर है वो, तो आज देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की जैसी जितनी स्ट्रॉन्ग टीम है 146 पर ऑल आउट हो गई है, तो बाबर आजम को अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा कि उसने चलो और नहीं तो जिम्बाब्वे को तो बेहतर कर दिया ना, पाकिस्तान टीम भी चले उसने अभी तक। लेकिन आज की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं मुस्तफा, इसका मतलब है इन पिचेस पे आपकी बॉलिंग जो है ना वो आपको मैचेस जितवाएगी, बिल्कुल, मोर देन बैटिंग। इन पिचेस पे हमने क्योंकि फंसते हुए देखा है, इंडिया जैसी बड़ी टीम जो अपने आप को कहती है दोनों मैचेस में फंसी रही है, यूएसए और नमीबिया के मैच में। देखिए हमेशा से अरसलान में जो वर्ल्ड कप होता है ना वो आपको बॉलर्स जितवाते हैं। कोई भी आप बड़ा टूर्नामेंट देख लें, जो आपके मेन स्ट्राइक बॉलर होते हैं, अगर वो विकेट ले जाते हैं, टॉप विकेट लीडिंग में आ जाते हैं, तो वो टीम जो होती है उसका ग्राफ जो है ऊपर ही जाता है। और श्रीलंका में मैचेस हैं 170 रन, इतना बड़ा पहाड़ हदफ नहीं था आजकल की T20 जितनी तेज़ क्रिकेट है, लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन आपको अगर 146 पर जिम्बाब्वे आउट कर सकता है, तो हमारे लिए आने वाले दिनों की जो मैचेस हैं उनमें बड़ा अच्छा मैसेज है, खासतौर पर जो मैचेस श्रीलंका में हो रहे हैं कि आप 170 रन बनाकर भी डिफेंड कर सकते हैं। जिस तरह की बॉलिंग जिम्बाब्वे की है उसका अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें पाकिस्तान की बॉलिंग से, तो पाकिस्तान की बॉलिंग काफ़ी बेहतर है, 50% मजीद इससे बेहतर है। मैं ये कहूँगा कि हमारे पास प्रॉपर जो कमेंटेटर्स हैं मुश्तबा, मैंने सुना सारे कह रहे हैं कि इस टाइम अगर स्पिन अटैक देखें तो इक्वलेंटली पाकिस्तान के पास बड़ा बैलेंस स्पिन अटैक है, मानते हैं बेहतर है इस पूरे वर्ल्ड कप में? देखिए स्पिन अटैक नो डाउट हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन है, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं कि बाकी टीमों से हमें सबसे बेहतर हमारा अटैक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें पेस बैटरी हमारी वो बिल्कुल हमारी सिफर है। मैं शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह जिनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते, सलमान मिर्ज़ा को अगर खिलाएं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खिलाते तो फिर शाहीन शाह अफरीदी के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें सारा के सारा वो हमारे स्पिनर पर ही रहना पड़ेगा। और अगर स्पिनर्स की बात करते हैं यकीनी तौर पर हमारे स्पिनर जो है इस वक्त, क्योंकि हमारे पास वैरायटी बहुत ऑप्शन बहुत हैं, लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म है, लेग स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स है, साइम अयूब जैसा सरप्राइज पैकेज है, तो ये चीज़ें सारी देखते हैं। तो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट जो काफ़ी तगड़ा है, लेकिन फास्ट बॉलर वहीं पे मैं कहूँगा कि हमें वहाँ पे थोड़ा सा क्या कहेंगे फास्ट बॉलर जो मुस्तफा कह रहे हैं कि हमें शायद फास्ट के शोबे में, फास्ट बॉलिंग के शोबे में थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है? थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा कमजोरी नजर आ रही है। मुझे तो
ऐसे करके देखना पड़ रहा है कि फास्ट बॉलर है कहाँ पे। समझ रहे हैं आप? मुझे तो फास्ट बॉलर नजर, मैंने जो क्रिकेट खेली हुई है, या आपको पता है हमारे जमाने की जो क्रिकेट थी, फास्ट बॉलर जब जो सर होते थे आपने तो ना, बड़े टफ टाइम पे क्रिकेट खेली है ना, वो तो सुपर एरा था हमारी बॉलिंग का, उसका तो हम कभी मुकाबला कर ही नहीं सकते भाई। सर बॉलर का जब पास से गेंद गुजरता था ना, इवन जब हम लेफ्ट करते थे तो गेंद की आवाज आती थी। यार आपने शोएब वो अख्तर को उसका खेला हुआ है, बॉलर। आपने वसीम अकरम को, आप आपके तो लेवल और देखें, वो क्रिकेट और थी, लेकिन आज की क्रिकेट को अगर मैं बात, अब शाहीन बहुत अच्छा बॉलर है और शाहीन पहले ओवर्स में विकेट भी लेता है, लेकिन अभी उसकी शायद फिटनेस का इशू, हम सलमान मिर्जा को क्यों ट्राई नहीं कर मैं रहे आपको बताइए एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। हमारे जमाने में ना, जो पूरा फास्ट बॉलर भी नहीं था होता और वो स्पिनर भी नहीं था होता, उसके दरमियान की कोई चीज होती थी, उसको हम कहते थे कीची मीची। ठीक है। अब्दुल रज़ाक। हाँ, ये शाहिद अफरीदी, उसका पता ही नहीं था स्पिनर है कि पेसर है। नहीं, शाहिद अफरीदी और चीज थी, जो ये मीडियम पेसर्स नहीं होते हैं, हाँ, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, इस तरह के। हाँ, ये सारे कीची मीची बॉलर हैं आजकल के। देयर इज नो जेन्युइन फास्ट बॉलर इन आवर टीम। ये बड़ी बुरी बात लगेगी लोगों को, लेकिन फिर वही बात है, मैं सच्ची बात करता हूं, किसी को अच्छी लगे या ना लगे। मैं फास्ट बॉलर कंसिडर करता हूं जो कॉन्टिन्यूसली अबव 45 के बॉलिंग करेगा, दैट इज कॉल्ड अ फास्ट बॉलर, क्योंकि हमारी ये लेगेसी रही है। ठीक है। हम आप सरफराज नवाज से शुरू हो जाए यार, इमरान खान, मतलब कितनी लंबी लाइन है हमारे पास, वो सारे किधर गए? वो फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? यार, आकिब जवेद मैं तो साहब इस बोर्ड बात पे पे बैठे हैरान हूं हुए हैं। फहद कि एक बंदा घुटने से पानी निकालता था, उसके पाँव फ्लैट थे, वो अपना आखिरी मैच खेल रहा था और आखिरी मैच में उसकी स्पीड 148 थी। बहुत बड़ी बात। जी सर, शोएब अख्तर, जी सर, लेजेंडरी। मैं अच्छा, आज आप देखिए, ये नहीं होता एवरेज के यार, एक बॉलर आया, उसने एक ओवर में एक बॉल 150 की कर दी और अगले 3-4 ओवर वो 145 भी नहीं टापा, मैं उसको भी बॉलर नहीं मानता। कॉन्टिन्यूसली जिसकी एवरेज पेस 145 होती है ना, उसको आप कंसिडर करते हो फास्ट बॉलर। और जो इनसे नीचे होते हैं, आपने देखा होगा, प्रोडक्शन भी उनको लिखती है फास्ट मीडियम। जी, ठीक है। जो जेन्युइन फास्ट बॉलर होता है वो अबव 145 केस होता है। वो कौन है आपके पास? यार एक आपकी इस बात से मैं अग्री हूं, अगर हम एक पेस ले कि वो मुसलसल इतनी बॉल करता है, सही है, मैं ये सवाल का जवाब वाकई बड़ा मुश्किल है ढूंढना कि ऐसा कौन सा बॉलर है हमारे पास जो कंटिन्यूअस नहीं, उसका जवाब ये है कि लिहाजा अब आपके पास जितनी भी रह गए हैं बॉलर्स, वो सारे फास्ट मीडियम हैं। उसका जवाब ये है। सही है, बेहतरीन। अच्छा उरूज, इस पे आप भी ऐड करें। ये भी मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, क्योंकि जब फास्ट बॉलर होता है ना और उसका हल्का सा भी रिवर्स होना शुरू हो जाता है, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो, तो उसको खेलना मुश्किल हो जाता है। हमारे लड़कों का रिवर्स स्विंग क्यों नहीं होता? क्योंकि पेस ही उतनी नहीं है। आप बेहतर समझिए बात, बात। बेहतर बात। जी, ये उरूज, ये बड़ा यही पॉइंट जो फहद ने उठाया, यही पॉइंट। इस पे अगर और बात की जाए हमारी करंट क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर्स की, जितने ज़्यादा हमारी जो करंट मैनेजमेंट है, माइक हैसन और सलमान अली आगा ने फोकस किया है कि हमारे पास एक इतने ज़्यादा ऑप्शन जो स्पिन की कि एक हेडेक बन जाए कि हमने कौन से स्पिनर को कब इस्तेमाल करना है। ये बहुत स्पेसिफिकली ये वर्ल्ड कप को सामने रख के ये एक शॉर्ट टर्म आइडिया है जिसके ऊपर काम किया गया है। तो रिजल्ट ये है कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं आप कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, हम हमेशा तो सही कंडीशंस में नहीं खेलेंगे। तो अगर हमारे पास एक बैकअप है स्पिन बॉलर्स के लिए, तो क्या हमारे पास हम सेम चीज़ कह सकते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स के बारे में? है ही नहीं। ये तो मुझे तो कोई बहुत सारे नाम ही नहीं पता है। ये बात है। अब देखिए, खुर्रम को कभी खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते। खुर्रम शहजाद को अच्छा पेसर है, लेकिन 145 वाला बॉलर वो भी नहीं है, अब्बास भी नहीं है। और नसीम की पेस शेयर पेस हुआ करती थी, नसीम वेरिएशन से करता है, कभी नीचे आ जाता है कभी ऊपर। शाहीन 140 प्लस का बॉलर था, शाहीन की फिटनेस के मामलात के बाद वो भी 138 135 पे आ गया। अब रह कौन गया?
कोई भी नहीं, मतलब हमारे पास शेयर पेस बॉलर ही नहीं रहा कोई। वो शाहीन शाह अफरीदी शेयर पेस थी, इंजरी हुई, वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो सकी, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट पेस। नसीम शाह उसके पास पेस था और वो हम सब लोग कह रहे थे कि वो फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वो हमारा एक फायरी फास्ट बॉलर होगा। उसको भी इंजरी होगी अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद से 100% उसके हमें देखने को नहीं मिली। हारिस रऊफ हमारा एक फायरी फास्ट बॉलर है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इशू है कि वो आपको विकेट तो लेके देगा लेकिन उसकी इकोनॉमी 15 के करीब जरूर होगी। वो दूसरों के लिए ज्यादा अच्छा खेलता है और फिर हमें तो अपने लिए खिलाना है ना अच्छा बॉलर। और इन तीन पे पिछले 2-3 सालों से इतना रिलाय किया है पाकिस्तान क्रिकेट ने कि यही बात है। फिर सलमान मिर्जा अभी रिसेंटली आए हैं, लेकिन हम उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में अच्छा, क्या वो उसकी पेस हो ना हो लेकिन वो ट्रिकी है जी, और बिल्कुल। बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है बिल्कुल। अच्छा मुस्तफा, क्या हमने ऐसा क्या किया है, क्या वजह है? और ये तो लैंड ऑफ पेसर्स कहते थे हम पाकिस्तान को, आज हम कहते हैं हमारे पास एक वसीम, वकार, शोएब। वकार अपनी इंजरी से वापस आए, आप सबको पता है, वो तब भी 140 से ऊपर गेंद करते थे, भाई कमाल है। और उनको कमर की इंजरी थी, ये कंधे और इसकी नहीं थी, घुटने की, भाई कमर की इंजरी थी, बहुत बड़ी बात है। नहीं, जो हम पास्ट हमारा गुजरा है उससे अगर हम आज कंपैरिजन करें तो हमारी तो क्रिकेट है ही नहीं। हमारे पास एक लेगेसी थी बैट्समैन की, देख लें इंजमाम, जवेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, उसके लेवल का आज कौन सा प्लेयर है, कौन सा बैट्समैन है? तो बॉलर्स को जहाँ कंपेयर करें और बैटिंग को भी थोड़ा करें तो हमारे पास तो आज के हमारे पास साइम अयूब है, नहीं ले रहे कि एक बाबर आजम है जिसको पूरी दुनिया में बात हो जाती है, वो भी उसके पास रिकॉर्ड्स पे। वो फहद ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि 3 साल पहले की परफॉर्मेंस पे हम एक प्लेयर को खिलाते हैं और उसको कहते हैं भाई चूंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड, ये बड़ी अच्छी उन्होंने कल डिबेट की। देखिए बाबर आजम को अगर एक कवर ड्राइव निकाल दे तो उसके पास क्या बचता है? हाँ सही है, सईद अनवर और इनसे कंपैरिजन तो नहीं बनता फिर उसका। ठीक है, उसने परफॉर्मेंस दी कुछ, ठीक है, जिस तरह की हमारी टीम है, जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइन है, वो उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अगर उसको किसी और टीम में होता तो आज बाबर आजम मेरे ख्याल से कैरियर ख़त्म कर चुका होता है, रिटायरमेंट ले चुका होता, कहीं बाहर बैठा होता है, क्रिकेट एक्सपर्ट बना होता। लेकिन देखी जाए तो पाकिस्तान के काफ़ी अर्से से ना बॉलिंग ऐसा कोई आ रहा है, ना कोई ऐसा बैट्समैन आ रहा है। कप्तान हमें सलमान लियागा जैसे मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं इस टीम के साथ? अब यही है जो हमारे पास है, इन्हीं से हमने गुजारा करना है। और ये सब कुछ इससे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि अभी करंटली हमारी T20 क्रिकेट की बहुत बात हो रही है, जो ज़्यादा एफर्ट हमारी इस पे करनी चाहिए कि कौन सा हमारा प्लेयर है जो हमें टेस्ट में और ओडीआईज में, स्पेशली टेस्ट में, जो हमारे लिए मैचेस में आपको पता है पूरी टीम ओडीआई खेलने जाती थी एक टाइम पे ना, तो हमें कहते थे यार ये तो ओडीआई की टीम को आपने T20 खिला दिया इसलिए ये डॉट बॉल्स खेलते हैं। वही टीम हमने ओडीआई में खिलाई तो कहने लगे ये तो 20 ओवर की टीम थी भाई, ये तो 50 के। अजीब बात है, ये बैलेंस हमने ढूंढना है, ये बैलेंस अभी तक नहीं मिला कि हमारे पास अगर हम स्पेशलिस्ट प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा डिस्कशन इस चीज़ पे हो जाए कि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स टू स्पेशलिस्ट प्लेयर्स कि ये हमारा T20 स्पेशलिस्ट है, ये हमारा टेस्ट स्पेशलिस्ट है, ये हमारा ओडीआई स्पेशलिस्ट है, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो फिर शायद हमें लॉन्ग टर्म में कोई रिजल्ट्स हमें मिल जाएं और हमें कोई प्लेयर्स मिल जाएं जो आएँ, जो डोमेस्टिक से आएँ और स्पेसिफिकली इस चीज़ पे फोकस करें, उनको रोल क्लैरिटी हो कि हमने कौन से वो फॉर्मेट में हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक सेपरेट डिस्कशन हो सकती है कि अभी के जो प्लेयर्स हैं, अभी के जो प्लेयर्स जिन पे हम फोकस कर रहे हैं, क्या आगे जाके हमें ये सिर्फ एक ही फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे या कौन से ये प्लेयर्स अभी तो प्रॉब्लम ये आ रहा है जो मैं समझता हूँ, ठीक है, लेकिन जरा इस पे मुस्तफा, एक शादाब और नवाज को देख लें आप, तो सेम ही तकरीबन जॉनरा बैटिंग बॉलिंग का एक जैसी कर रहे होंगे और हम एक ही तरह से खिला रहे हैं। फिर हमने एक और बैट्समैन और बॉलर फहीम अशरफ डाले जिसको हम कभी 1 ओवर भी नहीं कराते और कभी हम कराते हैं तो 2-2 3-3 ओवर भी करा देते हैं। फिर हमने शाहीन को डाला है और उसको कभी उस्मान खान से ऊपर भेज देते हैं चूंकि वो बैटिंग। ये उस्मान खान का क्या रोल है भाई? उस्मान खान बड़ा मुश्किल रोल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको मैंने मीम एक पिछले वक्त प्रोग्राम में बताई थी ना कि वो जो जुर्माना हुआ है वो PSL से जो पैसे हैं उसको लेके वापस भेज दे तो ज़्यादा बेहतर है। ख्वाजा नाफी इतने अच्छे एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, अच्छी उसकी जो इसने एक मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कितनी ज़बरदस्त हिटिंग की, क्लीन हिटिंग। उस्मान खान तो मुझे अब से अगर अपने विकेट कीपिंग खिलाना है तो अब सबसे ज़्यादा फरहान को क्यों खिला रहे हैं? उसको विकेट कीपिंग भी करा लो उससे, आपने विकेट कीपिंग ही खिलानी है ना, तो किसी को भी कोई भी कर सकता है अगर आप समझते हैं ख्वाजा नाफी प्रॉपर एक विकेट कीपर नहीं है। लेकिन अगर आपने आपके पास बेंच पे फ़खर जमान जैसा मैं कहता हूँ मैच विनिंग बैट्समैन बैठा हुआ है, उस पर अगर आप उस्मान खान को खिला रहे हैं और आप अगर उस्मान खान को इस वजह से खिला रहे हैं कि वो बैट्समैन है तो आप फ़खर को क्यों नहीं, वो बड़ी अजीब बात हो जाएगी, मुझे बताने में भी बड़ा अजीब। 3रे नंबर की पोजीशन के लिए सलमान अली आगा ने ऑक्यूपाई किया, अब फ़खर को नहीं खिला रहे।
देखिए ये बात तो सबको वाज़ी है, आप ना भी बताएं या क्रिकेट एक्सपर्ट जितने भी हैं उनको नज़र आ रहा है कि सलमान अली आगा की अगर कई जगह बनती है, अगर उसको टीम में एज अ कैप्टन खिलाना ही है तो उसको नंबर 3 पे, उसके अलावा उसका कोई रोल कहीं भी वो बैटिंग नहीं कर सकता। ये हमारी हालत है। पावर प्ले में उसको यूज़ कर लिया और वो क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप से पहले उसकी परफॉर्मेंस देखे, श्रीलंका और जो मैच थे आम हमारी T20 मैच सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया में, जो लाहौर में मैचेस हुए थे, उसमें उसने परफॉर्म कर दी और वो समझ अपने आप को नंबर पावर प्ले का बैट्समैन समझ बैठ गया। और वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, 2 मैच फील्ड देखकर वहीं बॉल पे शॉट मारा और कैच आउट। देखिए 2 मैच खेल चुके हैं, फील्ड भी देखिए, 1 रन बनाया और एक में 5 रन बनाया, तो वो अपने जिस नंबर पे वो बैटिंग करेगी, जब आपको बैटिंग नहीं आएगी तो आप किसी भी नंबर पे बैटिंग कर लो, आपसे बैटिंग नहीं होनी। आप अब उसको बतौर अपने मजबूरी है, कप्तान है, खिलाना ही खिलाना है, तो आप अपने फ़खर जमान जैसे बड़े प्लेयर की अगर कुर्बानी दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि उस्मान खान को रेस्ट देकर फ़खर जमान को खिला लें। प्रॉपर एक बैट्समैन है, अगर आप कहते हैं उस्मान खान को हमने एज ए बैट्समैन खिलाया तो फिर आप शाहीन अफरीदी को क्या इससे भी ऊपर बैट्समैन समझ रहे हैं कि आपने उसको ऊपर भेज दिया और फिर उस्मान खान को वो रन आउट करवा रहा है और उसको आंखें भी दिखा रहा है कि बैट्समैन जो शाहीन शाह अफरीदी है, उस्मान खान को बैट्समैन तोड़िए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट खुद मैनेजमेंट कंफ्यूज है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। 3 आपके पास ऑलराउंडर खेल रहे हैं, फ़हीम, नवाज, शादाब और नवाज, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल कहते हैं मैं ऑलराउंडर हूँ। शाहीन अब नहीं कहते, कहने को तो प्रीमियर फास्ट बॉलर भी सुना है हमने कहते हुए, लेकिन बॉलिंग तो उसकी नज़र आ रही कि प्रीमियर क्या। खैर आगे चलते हैं। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, मैं इससे डिस्कशन करते हैं। मैं ज़रा PSL पे भी थोड़ी बात करूंगा, लेकिन हम अपने मैच पे चुके, अब हमने आगे बहुत इंपॉर्टेंट मैच के, बड़ा मैच है। और अब ना प्लीज़ मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि हम ये कहें जी इस मैच में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था। बाबर आजम रिजवान की जोड़ी ने इसी फॉर्मेट में वो हमें करके दिखा दिया था, फिर 52-0, तो हमने ना जीत लिया था मैच। अब ये कोई वो नहीं है कि टैबू के हमने हारना ही हारना है भाई, अल्लाह ना करे, और अब हम जीतेंगे। लेकिन जीत का कोई कुलिया यानी फॉर्मूला होता है। वापस आते हैं ब्रेक से इस पे बात, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा फहद, अभी मुश्तबा ने ना बड़ी सारी जहतें खोल दी। मैंने PSL पे बात करनी थी, लेकिन चूंकि आगे मैच भी इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया वाला, थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। ख्वाजा नाफे या फ़खर जमान, चले ख्वाजा नाफे को हम नहीं डालते। आपने कल बड़ा अच्छा कहा कि देखें जी यहाँ तो खिलाना था तो पहले खिलाते, अब तो इतने मेन मैच में आप 2 खेले हुए मैचेस के प्लेयर को तो नहीं हटा सकते। हमने पहले हसन नवाज के साथ ये तजर्बा कर लिया कि मेन मैच से उसको बाहर कर दिया 1 मैच खिला के। अब ख्वाजा नाफे तो चले ऑप्शन में नहीं होता। फ़खर का क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं खिला पाएंगे क्योंकि तीसरी पोजीशन भी नहीं है, ओपनर की भी कोई पोजीशन हमारे पास नहीं है। ये बात सुने, ये पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं है जो आप कह रहे हैं कि नाफे का कोई चांस नहीं है। इनका कोई पता नहीं कि हाँ, इनका कोई पता नहीं उसको खिला दें। और वो भी मुझे लगता था शेर का बच्चा है, अच्छा क्रिकेटर है वो, और अल्लाह करे इसको खिला दें और वो आगे से फिर इंडिया का ऐसी बैंड बजा दे कि इन सारों के भी मुंह बंद हो जाएं कि यार हम कर क्या रहे थे। मतलब यार वो मैं आपको बताऊं, उस्मान खान पता किस तरह की चीज है, वो जहेज के अंदर कोई एक फालतू संदूक आ जाता है ना, जिसकी समझ ही नहीं आती कि इसको कमरे में रखना है कि इसको बाहर रखना है, वो है। फहद हार्श हो जाएगा, बहुत हार्श है। नहीं मैं सही बात कर रहा हूँ, मतलब यार उसकी कोई टेक्निक नहीं है, उसके पास कोई शॉट्स नहीं है। But why you carrying this baggage when you have so much talent here? यहाँ तो हो ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई पूरी 25 करोड़ में बंदे ही नहीं है जो विकेटों के पीछे खड़ा हो, ठीक है। और दूसरे एंड से कौन सा शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है जिसको वो राशिद लतीफ की तरह कीपिंग कर रहा है या मोइन खान की तरह कीपिंग कर रहा है कि जिसको आप खिला रहे हो। यार आज क्यों ना हूं मैं। अच्छा ये बताएं, ऑप्शन फखर बनता है मैच में इंडिया वाले? फखर हर मैच में बनता है। मैं आपको पहले भी कई दफा कह चुका हूं, देयर इज नो T20 टीम ऑफ पाकिस्तान विदाउट साइम एंड फखर। आपके पास और है क्या, मुझे आप वो बता दें यार। लेकिन फखर को खिलाए कहाँ, प्रॉब्लम तो यहाँ आ रहा है, फखर को खिलाए कैसे और कहाँ? मैं आप तो खिला लेंगे। अच्छा बात सुने, मैं इन 2 प्लेयर्स का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सिर्फ यही 2 प्लेयर हैं आपकी पूरी 11 में ऑलराउंडर्स को निकाल के जो T20 स्पेशलिस्ट आप जिनको कह सकते हो। और तो आपके पास T20 स्पेशलिस्ट है ही नहीं है। एक फरहान है, एक साइम है और एक आपका फखर जमान है, जो जिनको 360 नहीं तो 340 के एंगल्स पे शॉट्स मारनी आती हैं। बाकी अब मुझे आप बाकी जो रह गए मैं उनके भी नाम ले लेता हूं। आपके कप्तान जी हैं, बाबर साहब हैं,
ये उस्मान खान है, ये T20 स्पेशलिस्ट है? नहीं नहीं, मुश्किल सवाल फिर मैं मत बात पूछिए सही कर रहा हूँ ना? बिल्कुल। आप मुझसे बहुत मैं बात मुश्किल नहीं सवाल कर रहा पूछ रहे हैं। अच्छा है, So, एनालिसिस आपके एनालिसिस के साथ मैं जरा आगे बढ़ूंगा। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उरुज जो बात ये कर रहे हैं, आप चूंकि टेक्निकल एनालिसिस भी करती होती है, तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं, साहबजादा फरहान और साहिब और फखर, ठीक है वो सही कह रहे हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है। सोलो हैंडेडली 400 का मैच भी फखर ने एक पार कर दिया था उसकी उस इनिंग ने, वो आपको भी पता है। कैसे बोल सकते हैं? हाँ, और फखर ही 200 तक 196 तक ले गया था अपनी इनिंग को, वो भी सारों को याद, और किसी छोटी टीम नहीं, साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट। बेहतरीन। अब फखर सोलो हैंडेडली आपको मैच जितवाता है जो आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का। हाँ उसका डिक्लाइन आया है, लेकिन वो डिक्लाइन से ज्यादा हमने उसका नंबर डिस्टर्ब किया है, मेरा ये मानना है। ये इसके जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी, बात हमेशा इस चीज़ पे आ जाती है कि कोई बंदा कह भी कि फ़खर को खिलाना है। हमारी बैटिंग लाइनअप का सिचुएशन ही इस तरह का है कि अगर उसको खिलाना भी है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसको हमने हर किसी नंबर पर उसको खिला चुके हैं, हम उससे ऐसी ज्यादती क्यों करें कि इंडिया के खिलाफ एक इतने बड़े मैच में हम उसको मतलब मुझे याद है कि ट्राई सीरीज में हम उसको नंबर 7 पे भी और नंबर 6 पे भी ट्राई कर चुके हैं फ़खर ज़मान को। सॉरी मुझे ऐसा ही है बिल्कुल, मतलब 5वें 6ठे बिल्कुल पता नहीं वो मतलब कहाँ भेज रहे हैं। वो कोई लिस्ट होगी, आई थिंक शुएब मलिक की लिस्ट में कि उन्होंने अपनी करियर में उन्होंने नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक उन्होंने बैटिंग कर ली है। तो हम कोशिश करें कि अब फ़खर ज़मान के साथ यही करें कि हम उनको नंबर 1 से नंबर 11 तक खिला दें। लेकिन ये अगर हम चाहें भी, फ़खर ज़मान एक मैच विनर है, वो बिग मैच परफॉर्मर है। जब स्टेक्स हाई हों, जब हाई इंटेंसिटी हो, जब एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपको करके दिखाएगा, वो जो फियरलेस इंटेंट के बारे में बात करते हैं। इन यंगस्टर से पहले हमारे पास एक फ़खर ज़मान था जिसने फियरलेस इंटेंट इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान की बैटिंग में। तो अगर हम उसको खिलाएं भी, जो हमारे करंट पोजीशंस हैं, आई नो कि नंबर 3 पे हमारे कप्तान ही खेलेंगे, नंबर 4 पे मुझे पता है कि पहले बातचीत हो रही थी कि बाबर को बेंच करके उसकी जगह फ़खर को खिलाएं। लेकिन फिर रिसेंटली बाबर ने जब यूएसए के खिलाफ रन्स किए हैं, तो हमारे पास जब अपॉर्चुनिटीज़ थी फ़खर को इस्तेमाल करने की उसके आइडियल पोजीशन पे, हमने वो रिस्क नहीं लिया। बहुत सारे रिस्क हमने नहीं लिया अगेंस्ट एसोसिएट नेशंस। तो अभी हम कोई रिस्क अगेंस्ट इंडिया नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग इस पे आप वाली टर्म यूज कर रहे हैं कि हमने ना उसको वहां खिलाने का रिस्क नहीं लिया। हम वहां खिलाने का राइट फैसला नहीं, रिस्क तो उसके साथ अब ले रहे हैं हम 5वें 6ठे पे खिला के, ये रिस्क है फ़खर को वहां खिलाना। जी, मतलब जब होता है ना एसोसिएट नेशन में, इस चीज़ पे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी कि यूएसए के खिलाफ उस्मान खान को खिलवाया, ख्वाजा को मौका नहीं दिया अगेंस्ट यूएसए। ये जब आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक लेसर रैंक टीम के खिलाफ, जो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है, आप उनके खिलाफ ट्राई क्यों नहीं करते? आपको क्या डर था कि यूएसए के खिलाफ हार जाएंगे? आपको ये डर था, आपको क्या फिक्र थी कि हमने अपनी कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी अगेंस्ट यूएसए? और अब आप किस तरह की पोजीशन में हैं कि जिस टीम ने आपको यूएसए के खिलाफ मैच जितवाया है, वो टीम आपको इंडिया के खिलाफ मैच जितवाएगी? ये जो एक माइंडसेट है, एक मेंटालिटी है कि हमने कोई चेंजेस नहीं करनी अगेंस्ट वो इंडिया, यही 11 हमें इस्तेमाल करनी है जो हमने रिसेंटली की है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि देयर विल बी नो चेंजेस मेड। आई डोंट थिंक फ़खर आएगा, आई डोंट थिंक ख्वाजा आएगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन सो फार। मुस्तफा, हम बड़ी इस पे डिस्कशन कर चुके, बहुत अच्छा, दोनों ने बड़ा अच्छा इसको एनालाइज किया है। और ये बताएं, मैं और आप इतना कवर कर चुके हैं चीज़ों को, वहाँ बैठ के भी हम डिस्कस करते, अगर फ़खर के बस ये लास्ट से रहा है, अगर आज भी उसको यूज़ नहीं करना तो हमने यूज़ कर। एक बड़ी अच्छी बात फहद ने भी की और एक उरूज ने, दोनों का मैं पॉइंट लेता हूँ। उरूज ने ये कहा कि जी एक हाई इंटेंसिटी मैच है, उसका प्रेशर एब्जॉर्ब करना खुद में एक बहुत बड़ा मसला है, खुद में बहुत बड़ी एक इशू है। तो आपने उस मैच का प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। उसके लिए फ़खर, बाबर, ये हैं सारे जिन्होंने कई बार खेल रखे हैं ये मैचेस, तो इनको पता है कि कैसे एब्जॉर्ब करना है, शाहीन भी इंक्लूडिंग ले। अब फ़खर नहीं होता, और साहिबजादा फरहान के लिए भी समझे, वो तो खेलता ही ऐसे, उसने तो प्रेशर लेना नहीं, बहुत अच्छा फिट है वो। साइम भी अरसे से खेल रहा है, मैचेस खेल चुके, लेकिन फ़खर का होना कहाँ ज़रूरी है, और खिलाना ना खिलाने की वजह वो आपको पता ही है। फ़खर ज़मान की अगर हम बात करें तो फ़खर ज़मान, बाबर, शाहीन, ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने मैच जीता था, का एक नादिर शादिर मैच जो पाकिस्तान जीता भारत से, वो उस टीम का हिस्सा थे। और उनके पास वो जो तजर्बा है भारत के खिलाफ खेलने का, तकरीबन हर वर्ल्ड कप में बाबर
और फ़खर जमान ये लोग खेले हुए हैं। तो अगर आप इस वर्ल्ड कप में उस्मान खान के साथ जाते हैं जिसकी परफॉर्मेंस 2 मैच में 0 रन अभी तक, ट्राई नेशन सीरीज़ देख लें, पीछे कई मैचेस देख लें, तो वो तो ऐसे विकेट पर डांस करता है, उसको तो वहीं पे बॉलीवुड में भेज दिया जाए, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है जिस तरह पिच पे वो डांस करता है। फ़खर जमान का ये है कि अगर उसको खिलाते हैं, ठीक है उसकी पोजीशन पे आपने सलमान को खिलाना है, फिर नीचे बाबर ने भी आना है, तो आप एटलीस्ट उसको टीम में रखें, टीम का मोराल उसे काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपको डेथ ओवर्स में कई 8 रन 9 रन के रन रेट से रिक्वायर्ड है या पहले बैटिंग करना है और आपको तेज़ रन करने हैं, तो हमें ये एक उम्मीद होगी कि नीचे फ़खर जमान है वो आके कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा बैट्समैन है, ठीक है वो टाइम लेता है अपना, लेकिन वो भी एक ऐसा प्लेयर है, उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा डाल दिया गया, उसको नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक हर पोजीशन पे खिला लिया गया है। और तकरीबन ठीक है उसकी परफॉर्मेंस अगर हम कहते हैं ना ख़राब जा रही है, मेरे ख्याल से ख़राब नहीं जा रही, उसको मौका ही इस तरह दिया जा रहा है, उसको डिस्टर्ब ही कर दो। जब आपके 20 रन का रन रेट रिक्वायर्ड होता है, आप उसको बैटिंग भेज दें और आप उसे एक्सपेक्ट करें मैच जीते, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो भी बैट्समैन है, वो बंदा इंसान ही है। ओपनर है भाई, उसका काम है ओपन, वो एक्सेलरेट करता है। आप अगर देखेंगे ना फ़खर के हाथ बॉलर चढ़ जाए ना वो मिचेल स्टार्क को मिचेल स्टार्क की देख ले आपने, बड़े उसने कितने ज़बरदस्त छक्के मारे थे। और अगर अभी भी हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें तो मुझे लगता है कि मोहम्मद नवाज़ की जगह फ़खर जमान को इंक्लूड किया जाएगा, उस्मान खान फिर अपनी जगह कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। नहीं लग रहा है आपको? इसको थोड़ा सा जी फहद कर लेते हैं ना यार, मैं आपको 11 बंदे बता दूं जो मेरी टीम बनती है। प्लीज जरूर बताएं, ये तो बड़ा अच्छा होगा। बैटिंग ऑर्डर आप भी सोचे भाई दोनों। जी फहद। हाँ जी, आप तीनों से पूछ लें। ओपनर आपके आगे साइम फरहान, ठीक, 1 डाउन फ़खर जमान, ठीक हो गया। चौथे पे नाफे, ठीक हो गया। 5वें पे सलमान अली आगा, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं कर सकते आप। अच्छा ठीक हो गया, मुझे लगा आप कैप्टन शायद आपको बनवा देंगे इस मैच का। नहीं, मैं कैप्टन यहाँ बैठ के निकाल दूंगा तो लोग अंडे मारेंगे मुझे। बहुत अच्छे। 5वें पे हो गया सलमान, ठीक है जी, आगे। 6वें पे शदाब, ठीक है। इसमें नसीम शाह को ऐड कर लें और बाकी शेक करके ना, इस तरह मिल शेक नहीं बनाते, आगे जिसको मर्जी भेज दें। बहुत अच्छे, अब यही रुकिएगा। फहद बहुत अच्छा था। उरूज डायरेक्टली जल्दी से, वक्त कम है, हमें टीम बताएं क्या होनी चाहिए। टीम में कोई खास चेंजेस नहीं हो। मैं बस ये कहूँगी कि अगर आप एक स्पिनर निकाल के एक फास्ट बॉलर को लाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, और नहीं तो कोई और चेंजेस नहीं करें। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा को खिलाने, वो मोस्ट स्पिनर किसको निकालें ये तो बताएं। वो कोई ऑलराउंड स्पिनर लाइक मोहम्मद नवाज को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी बैटिंग नहीं कर सक रहे, तो उसकी जगह आप एक फास्ट बॉलर को लेकर आ सकते हैं। ओके, क्या कहेंगे मुश्तबा? मेरे ख्याल से स्पिन फ्रेंडली पिचेज है श्रीलंका की, तो आप मोहम्मद नवाज को निकाल कर फ़खर या नाफे को इंक्लूड करें तो टीम बेहतर हो सकती है। और सारों की टीम में फ़खर है भाई, सारों की टीम में फ़खर है। फहद कुछ कह रहे हैं जल्दी से, फिर हम जरा क्या फहद क्या कह रहे हैं? नवाज को वो कभी भी नहीं निकालेंगे। आपके पीछे आप जितने मैच जीते हो, आपको टेल एंडरों ने तो मैच जिताया है, फहीम ने और नवाज ने। ये बात भी है जी बिल्कुल, ये बात भी है ना, मुश्किल है, लेकिन चले फ़खर आप सबकी टीम में, तो फ़खर को खिलाने के लिए मुझे निकाल दें आप सारे उस टीम से, क्योंकि और तो आप लोग डरते क्यों बात करते हो? आप शहीन को ड्रॉप करो, शहीन की जगह आएगा नसीम शाह, करके बताओ। बाकी बात बाद में करेंगे। बहुत शुक्रिया फहद, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मुश्तबा आपका शुक्रिया, और रूज थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।